हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, क्योंकि बहुत ही गैप रहा है हमारे पीछे के वीडियोस में, क्योंकि लगभग 15 दिनों तक 15 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं वीडियो अपलोड नहीं हुई है, जिसका कारण बहुत लोग समझ रहे हैं क्या कि शायद YouTube छोड़ दिया है प्रिंस राज ने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आप लोगों के सेवा के लिए तत्पर हैं और फ्री क्लास देने के लिए भी तत्पर है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि YouTube पे किसी का भी फी नहीं लगता है, तो भाई आके पढ़ सकते हो। किसी का जैसा कि होता है ना, कोर्स भी खरीदना उड़ना टाइप का नहीं पड़ता है कि हम ऐसा भी नहीं है कि हम आधा कोर्स इस पर पढ़ाते हैं, आधा कोर्स किसी ऐप पे पढ़ाते हैं कि आप जाके वहाँ पे खरीदो। हम पूरा का पूरा कोर्स यहीं पे पढ़ाते हैं। और आज आप लोगों के लिए जो सरप्राइज आप लोग देख पा रहे होगा क्या कि आप लोग को जैसा कि आज देखने को मिल रहा है क्या कि हमारे पीछे से व्हाइट बोर्ड तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी है, और जैसा कि आप सभी को आज से देखने को मिलेगा कि जो हमारे हैंड राइटिंग को लेकर प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आज से आप लोगों को क्या होगा कि ऐसी तरीके से पढ़ाई होगी, और इसी चीज़ के लिए, इसी व्यवस्था के लिए यही जो सिस्टम तैयार कर रहे थे हम, जिसके कारण थोड़ा सा लेट होता है। कहते हैं कि अपनी एंट्री थोड़ी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने सेंटर भी शुरू कर लिया है, ऑफलाइन सेंटर भी शुरू किया है राज साइंस क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में आज से हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसके लिए देखिए मैंने जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पीछे जो भी लिखा जा रहा है वो हमको तो थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होने वाला है कि लिखा क्या जाएगा, ठीक है। लेकिन वो लिखा क्या है वो हम ही लिखेंगे, ठीक है। और ये जो देख सकते हैं आपके लिए वापस अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स हमने करीबन 2 पन्ने के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। जिसका एक पन्ना अभी हम आप लोगों को, एक पेज का अभी नोट्स हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नोट है मैंने बनाया है, उसके बाद फिर आगे के नोट्स आप लोगों के वीडियो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे नोट्स बनाकर हम आपके वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे। और ये इसलिए रखे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड रहता था तो लिख लेते थे और उस पर से हम आपको समझा भी देते थे, लेकिन बार बार समझाने के लिए हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार हमको हाथ में बुक नहीं नोटबुक भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमने लिया है। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पहले चैप्टर का नाम है क्या, इस पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी है इसी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं, हम आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताएंगे कि क्या होती है आर्थिक क्रिया। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। क्या थी? भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, मतलब कृषि प्रधान ये था, ये देश कृषि प्रधान था। लेकिन अन्य सारे व्यापार में, उद्योगों में भी क्या हुआ था, उद्योग में, व्यापार में ये सब क्या हुआ था भैया, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं क्या था, एक मतलब कि अच्छा देश था, एक बहुत ही संपूर्ण राष्ट्र था, अर्थव्यवस्था इसकी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने शासन किया, अब अंग्रेजों ने शासन क्या किया, उन लोगों का एक बहुत ही क्या था, एक नियम था, एक रूल के अनुसार वो लोग क्या करते थे, रूल के अनुसार वो लोग रूल करते थे, ठीक है। कहने का मतलब है क्या कि वो लोग एक नियम के अनुसार हम लोगों पर राज करके चले गए। उनका एक बहुत ही सटीक नियम था, और सटीक नारा था क्या, फूट डालो और शासन करो। जी बिल्कुल। अब आप लोग सोचिएगा कि फूट डालो और शासन करो क्या हुआ। जब अंग्रेज आए थे हमारे देश भारत में, तो वो सिर्फ मसाला के व्यापारी बनकर आए हुए थे, ठीक है। बहुत सारे राजाओं थे उस वक्त, राजा थे, ठीक है। और राजा जब थे यहाँ पे, राजा भी थी, कई जगह की रानियां भी थी, ठीक है। तो वो सभी क्या करते थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फूट डालो का मतलब क्या होता है। फूट डालो कहने का मतलब एक दूसरे के बीच में फूट डालना, ठीक है। अब जैसे 2 भाई के बीच में फूट डालना है, क्या करोगे, 2 भाई के बीच में फूट डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी भी। लेकिन मान लो 2 दोस्त के बीच में अगर फूट डालना है तो क्या करेंगे, एक उधर जाएंगे, कान में बोलेंगे कुछ करे, फलाना तोरा बारे में तो ऐसे कहत रहा है, ठीक है। फिर उसके दूसरे के दोस्त के पास में जाएंगे और उसका ही नहीं करेंगे कि भाई वो फलाना तो तोरा बारे में ऐसे कह रहा था कि हमारे पैसा वहाँ पे भर दिन खाता पीता रहता है, अपना एको जेबी से खर्चा नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा कहेगा, अब लगेगा, अब हो गया आपका दोस्त फायर, ठीक है। तो इसी प्रकार फूट डालो। बीच में कौन आया, बीच में एक इंसान आया, आपको उसकी हिनाई बताई, उसको आपकी हिनाई बताई, दोनों के बीच में क्या हो गया भैया, अब तकरार आ गई भाई, दोनों के बीच में क्या करोगे, तुम लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे। ये हो गया फूट, उन्होंने फूट डाला, और आप जब दोनों लड़ झगड़ के जब थक जाओगे तो वो आप पर आकर शासन जमा लेंगे। यही काम करते थे अंग्रेज, सेम टू सेम यही काम करते थे अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते थे कि वे करते थे क्या कि जैसे कि भाई 2 राजा थे, ठीक है, 2 मतलब भाई जो 2 राज्य के जो यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे, 2 शासक, उन शासकों के बीच में क्या कर देते थे, कहते थे हुजूर, पहले तो जाते थे उनके पास, कहते थे हुजूर आपके सामने, सर आपके सामने हुजूर वो क्या है, ठीक है। किसी दूसरे शासक के बारे में बोलते थे, फिर यही बात उसके सामने बोलते थे,
हमको लगता है कि शायद वो राज्य भी आपका होना चाहिए। और इसके इधर भी आके वही बात बोलते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि जब दोनों युद्ध करते थे, दोनों शासक युद्ध करते थे आपस में, दोनों राज्य के राजा जो दोनों राजा थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते थे। जब उनकी सेना समाप्त हो जाती थी, ये क्या करते थे, उन पर जाकर रूल कर लेते थे, उन पर राज कर लेते थे। ठीक है, अब इसी के कारण इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक पूरा भारत पे क्या किया था, करीबन 200 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। ठीक है, इसी के यही नारा लगाकर फूट डालो और शासन करो की एक नीति थी, इसी नीति को अपनाकर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अब उपनिवेश क्या होता है, तो उपनिवेश के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि जिसका उपनिवेश क्या होता है आपके पीछे हमारे पीछे लिखा गया है, आप अभी देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई भी देश, मान लेते जैसे कि हम लोगों का भारत ही था, भारत था, अंग्रेजों के देशों के द्वारा क्या था, अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेजों के देश के द्वारा ये चलता था कि नहीं था। अब देखिए, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता था, अब अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था, अब अंग्रेज के जो देश है उन्हीं देशों के शासन के अंतर्गत ना होगा, क्योंकि अंग्रेज किसके अंतर्गत, वो अपने राष्ट्र के अंतर्गत, यानी कि अंग्रेज के अंतर्गत ये हमारा भारत था। आज से 200 वर्ष पहले, 1947 से पहले, ये 15 अगस्त 1947 से पहले ये अंग्रेज द्वारा शासित था। यानी कि अंग्रेज किसके द्वारा थे, तो अंग्रेज भी अपने राष्ट्र के प्रति वफादार थे, यानी कि उनके राष्ट्र के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं भारत को क्या किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। चलिए, तो बोल रहा है कि अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। तो ऐसी शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। कहने का मतलब है क्या कि किसी भी समृद्धिशाली देश के अंतर्गत अगर कोई राष्ट्र रहता है तो उसका क्या करता है ना, कि जो देश किसी समृद्धिशाली, जैसे कि मान लें कि कोई भी बहुत बड़ा है जिसके पास सब चीज है, ठीक है, मतलब सुपर पावर जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, अभी मान लेते हैं क्या होगा, अभी जैसे कि अमेरिका के पास सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन वो क्या करे, किसी पे अगर भाई अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच तो अभी भी युद्ध छिड़ी हुई है ना भाई, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तो मतलब युद्ध जो है अभी भी छिड़ी हुई है। क्या करेगा रूस, अगर मान लेते हैं यूक्रेन पर अगर शासन करेगा, ठीक है, यूक्रेन पर अगर शासन करेगा तो क्या होगा भैया, रूस यूक्रेन में भी हाल फिलहाल में युद्ध छिड़ी थी, और क्या हुआ था भैया, ये कहीं ना कहीं अगर रूस उस पर शासन करता, तो शासन कर लेता, तो क्या होता, अगर उसको अगर अपना गुलाम बनाता तो क्या करता, बैठा है रूस में लेकिन शासन कहाँ कर रहा है, यूक्रेन में करता है। ठीक है, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं अभी तक। वहाँ के भी क्या थे भैया, वहाँ के भी जो सैनिक थे वो भी बहुत ही मतलब ईमानदारी से और बहुत ही दृढ़ता से लड़े हैं, और संकल्प उनके अंदर ऐसा है, कुछ कहने लायक नहीं है। तो ये क्या हुआ, हम समझाने के तौर पर सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर वहां पर अगर कोई शासन, जैसे कि हमारा ही भारत देश था, ये कहाँ था, अंग्रेजों द्वारा शासित था। अब अंग्रेजों द्वारा अपने राष्ट्र में बैठकर, अपने देश में बैठकर अंग्रेज द्वारा यहाँ का सारा कामकाज को नियंत्रित किया जाता था, आर्थिक नियंत्रण किया जाता था। कोई भी जॉब था, सरकारी जॉब, तो वो कर अभी जो यहाँ के गवर्नमेंट जॉब आती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है भैया, या तो राज्य सरकार द्वारा, नहीं तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, होती कि नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स जो होती है वो भी कंडक्ट करती है कि नहीं करती है, और गवर्नमेंट जो जॉब होती थी वो भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो किसके गवर्नमेंट के द्वारा, भारत के गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जब भारत गुलाम था तो यहाँ पर जॉब हुआ करती थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उस वक्त नहीं हुआ करती थी, उस वक्त भी जॉब हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त भी गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता था, इसका नियंत्रण कौन था, तो जो राष्ट्र हम पर शासित, जो राष्ट्र हम पर शासन किया था ना, वही, जैसे कि जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा यहाँ शासन किया गया था, तो उन्हीं के द्वारा ये सभी क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों के राष्ट्र का क्या था, भारत क्या था, उपनिवेश था, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने शासन किया था भारत पे, तो भाई अंग्रेजों ने शासन किया भारत पे किसकी हुकूमत चल रही थी, तो अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या होता है भैया, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज जो थे अपने राष्ट्र के प्रति वफादार थे, तो वो सारा कामकाज यहाँ का नियंत्रित करते थे, यानी कि उनके राष्ट्र द्वारा यहाँ पे नियंत्रित किया जाता था। वही तो बोल रहा है कि सारा आर्थिक एवं व्यावसायिक, समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, यानी कि कोई भी मतलब उसको गाइड करना हो, या फिर क्या है, नियंत्रण जिसको कंट्रोल बोल सकते हैं आप, नियंत्रक शासक देश, यानी कि जो देश आप पर शासन कर रहा है उस देश के द्वारा होता है। तो शासित देश, यानी कि जिस देश पर उन्होंने शासन किया हुआ है वो देश क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसा कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश का क्या था, एक उपनिवेश था, ब्रिटिश का क्या था, उपनिवेश था, ब्रिटिश देशों का एक उपनिवेश था। अब यहाँ पे जैसे कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। कहने का मतलब है कि भारत जो था 200 वर्षों तक लगभग कितने का, किसका था, तो भैया ब्रिटिश सरकार की क्या थी भैया, तो उन्होंने उपनिवेश यहाँ पे शोषण किया, भारत का शोषण किया, लेकिन ज्यादा दिन तक उन लोगों की चली नहीं। फिर उनके बाद
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बहुत सारे वीर जवान हुए और जिनकी बलिदानों ने क्या किया, भारत को आज़ाद भी करवाया था। और आज भारत के पास ऐसा पीएम है और ऐसा प्रधानमंत्री है और योगी आदित्यनाथ जैसे क्या है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यूपी के, लेकिन हम लोगों के बिहार के तो है नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है। तो ये सभी ऐसे ऐसे जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनके रहते रहते तो अब कोई टच भी नहीं कर सकता है। देखते देखते मोदी, और देखिए भाई इन दोनों का बीच का ना एक बात हमको समझ में नहीं आता। चलिए बात छिड़िए तो यहाँ पे बात हम कर ही लेते हैं। जैसे कि देखिए अब क्या होता था, 370 हटाने की बात थी, सब डर रहे थे 370 हटाएं कि नहीं हटाएं, क्या होगा, दंगा होगा, फसाद आएगा। मोदी जी आए तो क्या किए, मोदी जी आए बोले कि 370 हटाएंगे। अब मुंड बना लिए तो कितनों रोके, क्या किसको फर्क पड़ने वाला है, 370 हटा के दिखाएं कि नहीं दिखाएं। अब अमित शाह और भाई मोदी जी बैठे रहते अब क्या करेंगे वो। अब देखो वो दोनों ने आपस में विचार किया, क्या काला धन को निकालना है तो नोटबंदी किया जाए। फटाक से नोटबंदी कर दी, धड़ाट से नोटबंदी किया, बस ध्यान से क्या होने लगा, जिस गंगा मैया में 1 रुपया का सिक्का कोई गलती से उछाल के फेंकता था, गलती से क्या मतलब कि जिसको फेंकने में मोहम्मत लगता था, वो क्या करते थे, उससे बचने के लिए उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो बैंक में भी जाते तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाती, क्योंकि भाई 500 के पुराने नोट को बदलने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो भी बैंक था, ठीक है। तो ये उस वहां पे जाते तो क्या होता, तो बोरी में भर भर के फेंका जाने लगा था, ठीक है। उस वक्त ऐसी नौबतें आ गई हुई थी। तो ये सभी किसके कारण थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं जिनके रहते भारत को तो कोई टच भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब तो मुश्किल है भैया भारत को उपनिवेश बनाना है, ठीक है, क्योंकि भारत एक अब विकसित देश होता चला जा रहा है। चलिए आगे की बात करें तो बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। इस डिफिनीशन से आज हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे और हमारा पहला लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब जैसा कि देखिए, अब सभी किससे सुनते हुएगा, आर्थिक शब्द सुनते ना पैसा का खुशबू आने लगता है। देखिए अब आर्थिक शब्द सुनिएगा ना, माथवा में घूमेगा एक चीज, पैसा। नहीं कहेगा हमारा आर्थिक स्थिति बड़ा खराब है, कहने का मतलब क्या है, उसका पैसा की कमी है, ठीक है। क्या हो गया, पैसा की कमी है, भाई हमारा आर्थिक स्थिति दयनीय है। वही बात है, आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब है कि पैसा कमाने का क्रियाएं। आर्थिक क्रिया की परिभाषा क्या बोल रहा है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें जी बिल्कुल जिनसे हम आय प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, आय। देखिए वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। अब आय क्या होती है, तो भैया आप किसी के क्या करते हैं, आप मतलब देखिए आप किसी के घर पर अगर गए, मजदूरी किए या फिर कोई काम किए किसी के बदले, तो वो आपको उस रोज जिस दिन आपने काम किया तो वो दिन के पैसे दे रहा है तो वो भी आपके आय हो गए, ठीक है। वो हफ्ता में अगर पैसे दे रहा है तो वो भी आपके आय है। अगर कहीं ना कहीं आपके क्या महीने में पैसा देता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके आय है, ठीक है। तो आय होते यही है कि मतलब कि अगर आप कुछ परिश्रम कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप जो आपको मिलता है ना, वही आपका आय हो गया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो बोल रहा है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, हमारे द्वारा किए गए वो सारी कार्य जिससे हमें आय प्राप्त होती है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं। जैसे मान लीजिए अब हम पढ़ाते हैं, तो भैया हमारे लिए भी तो पढ़ाई भी एक आर्थिक क्रिया होगी कि नहीं होगी। लेकिन एजुकेशन जो हो गया क्या, देखिए अब हम पढ़ाते हैं, इसी से मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा। हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या करते हैं भाई, फी देते हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई, हमें आय प्राप्त होती है कि नहीं होती है। आय प्राप्त हुआ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, तो ठीक है, आपने जो ये मोबाइल खरीदा है अपने हाथ में एकदम स्मार्टफोन, जो आईफोन या आईफोन, कितना के पास तो आईफोन होगा, मेरा वीडियो देख रहे हैं कितने लोगों के पास अभी आईफोन है, वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन 90% लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि YouTube पे 90%, इसकी पूरे YouTube की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा वीडियो जो दिख रहा है उसमें 90% के पास आईफोन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुतों के पास होगा भाई, कि जानते भाई, क्योंकि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं, आईफोन अगर आप खरीद भी पाते हैं, कोई भी मोबाइल आप खरीद पाते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, पैसे के बदौलत खरीदते हैं। और वो पैसे आते कहाँ से हैं, तो वो पैसे आपके पिताजी के द्वारा आते हैं, नहीं तो आपकी माता जी कमाती होंगी। आपकी माता जी क्या करती होंगी भाई, जो अगर आप कहीं पर जाइएगा परिश्रम कीजिएगा तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है वही तो आपको आय है। या तो आपकी माता जी काम करती होंगी, आपके पिताजी काम करते होंगे, ठीक है, या फिर हो सके आप काम करते होंगे, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य होगा जो क्या करता है भैया, कार्य करता है, तो उसको उस कार्य के बदले में आय मिलता है। जिस आय के पैसे से, वही आय जरूरी नहीं कि आय पैसा ही हो, आय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात है। तो यही जो आय है ना, इसी आय से आपने ये स्मार्टफोन करता है। आय कहने का मतलब यही होता है, क्या समझा दिए हम आपको। अब आर्थिक क्रियाएं की बात करें तो वही है कि वे सभी क्रियाएं जो भी कार्य करिए हम, ठीक है, कोई भी कार्य करें जिनसे अगर हमें आय की प्राप्ति होती है। आय कहने का मतलब है कि कोई परिश्रम के रूप में हमको कुछ फल मिलता है आखिरी के रूप में, ठीक है। अब फल के मतलब वो नहीं सेब वाला अनार वाला फल नहीं, जो फल हमें मिलता है ना भैया, उसी फल को क्या कहते हैं भैया। जैसे कि हम परिश्रम करते हैं, हमको मतलब कहीं गए, अब बोझा उठाएं, ठीक है, अब
पलदारी करना पड़ता है कितना जगह भाई, बड़का बड़का किराना स्टोर में जब सामान उतरता है ना तो भाई पलदारी के लिए आदमी आता है, 1 बोरा पे 5 रुपया, 100 बोरा उतार दिए 500 रुपया, बढ़ गया, ये हो गया आपका आय। हुआ कि नहीं हुआ? आपने परिश्रम किया, आपको आय मिला। तो ये पलदारी आपने किया, वो भी तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया है। कोई बैंक खोलकर बैठा हुआ है, कोई क्या करता है भाई, कोई मैकेनिक है, कोई कार ठीक करता है, कोई बाइक ठीक करता है, कोई पंचर बनाता है, ये भी उसके लिए आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है जिनसे उसके घर उसका आय प्राप्त होता है, जिससे वो क्या करता है, अपना आय प्राप्त करता है, और उसी आय से क्या करता है, उसकी जीविका चलती है, आजीविका, वो अपना घर का क्या कर सकता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर पाता है। यानी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उससे अगर आपको आय प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि वे क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।